Good evening, everyone. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैम,
गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आरटीआई की आज हम लोग बात करेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आरटीआई क्या, आरटीआई लिमिट क्या होती है, आरटीआई का प्रोसीजर कैसे है, किन किन चीज़ों के लिए हम लोग आरटीआई अप्लाई कर सकते हैं और आरटीआई का ड्यूरेशंस क्या होता है एंड व्हाट आर द थिंग्स इज गोइंग टू बी इंक्लूड इन आरटीआई एक्ट। ठीक है, तो आज लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि आरटीआई एक्ट 2005 होता है क्या है और आरटीआई क्या है। तो एनी एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सेटिंग आउट द प्रैक्टिकल रिजीम फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन्स टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज in order to promote transparency, accountability in the working of every public authorities, the constitution of Central Information Commissions and the State Information Commissions, and for matters connected there with incidental। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारा आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का मतलब है भारत के हर नागरिक के पास एक अधिकार है जितनी भी सरकारी चीज़ों, आपको ये अभी बताएंगे आरटीआई कहाँ पर पढ़ सकता है। तो जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं भारत में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं, प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, उन सब विभागों में, उन सब डिपार्टमेंट में हम लोग सूचना का अधिकार हम लोगों के पास में है। मतलब एवरी ह्यूमन बीइंग इन इंडिया, भारत का हर नागरिक को पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि वो पूछ सकता है हर इंफॉर्मेशन के बारे में, जो भी एक लेकिन इंक्वायरी या इंफॉर्मेशन ले कौन सी सकता है, जो केवल सरकारी संस्थाओं से, सरकारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। तो आरटीआई एक्ट, दिस एक्ट में भी कॉल्ड द आरटीआई एक्ट 2005। तो आरटीआई एक्ट 2005 वाज इनेक्टेड बाय द परमिशन एंड द अथॉरिटी ऑफ हिज एक्सीलेंस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑन 15 जून 2005 को ये पार्लियामेंट से पास हुआ था एंड नोटिफाइड इन द गजेटेड ऑफ इंडिया। 21 जून 2005 को इसका नोटिफिकेशन एक गैजेट बन गया था। 2005 में आरटीआई एक्ट ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब बात करते हैं कि हु कैन एक्सरसाइज हिज और हर राइट अंडर द आरटीआई एक्ट। मतलब आरटीआई एक्ट कौन कौन डाल सकता है। ठीक है, तो जो आंसर है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू द इंफॉर्मेशन। मतलब भारत का हर नागरिक का अधिकार है वो आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। ठीक है, क्लियर। तो इसमें यह नहीं कि कोई गरीब करेगा या अमीर करेगा। एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू इंडिया दे कैन अप्लाई फॉर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इंफॉर्मेशन हम लोगों को पता ही है कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, सूचना क्या है। सूचना, इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड, किस रिकॉर्ड के बारे में पता करना हो, डॉक्यूमेंट्स हो, मेमोस हो, ईमेल्स हो गई, ओपिनियंस हो गई, एडवाइस देना आपको, प्रेस रिलीजेस हो गई। तो कोई भी सूचना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इफ यू जस्ट वांट टू बी कलेक्ट, यू कैन पुट इट डाउन द रिजर्व आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन कंसर्न डिपार्टमेंट एंड यू कैन गेट इट द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब बात आता है कि एज पर द डेफिनेशन में कौन कौन सी पब्लिक अथॉरिटीज हैं। प्राइवेट कंपनी में आप सोचोगे टाटा का पूछ लें, उनका बैलेंस शीट में कितना बैलेंस शीट क्या चल रहा है, उनका ट्रायल बैलेंस क्या है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी सैलरी दे रहे हैं, हम लोग नहीं पूछ सकते हैं। तो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, वहीं पर ही केवल हम लोग आरटीआई की बात कर सकते हैं। तो बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जितने भी पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बना हुआ है, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स, by notification issued or order made by the appropriate government and includes any body owned, controlled or substantially financed non-government organizations, substantially financed directed or indirectly by fund provided by the government। कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, बोले वो प्रदेश सरकार की हो, बोले केंद्र सरकार की हो, एक संवैधानिक चीजों के अंतर्गत आती हैं, उन सब जगह पर हम लोग आरटीआई के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। वो सरकार के द्वारा फंडेड हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, सब्सिडेंटली फाइनेंस्ड हो। ठीक है, तो सरकार उनका पूरा कंट्रोल हो, थोड़ा कंट्रोल हो। ठीक है, तो उन सब जगह पर हम लोग आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अब बात आता है कि हाउ टू रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन। कैसे हम लोग आरटीआई की रिक्वेस्ट कैसे करेंगे। तो हे पर्सन हु डिजायर्स टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन अंडर दिस एक्ट
shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the official languages of the area in which the application is being made. Accompanying such fees as may be prescribed to public authority by providing contact detail. तो कोई भी इंसान जो एक आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है, वो अब तो एक ऑनलाइन प्रोसेस भी आ गया है. आप ऑनलाइन भी रिजर्व बैंक आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप नॉलेज इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. उसके अलावा आप एक हैंड रिटन और एक A4 साइज पर भी अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत, जिस डिपार्टमेंट में डालना चाहते हैं आप. तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं. उसके अलावा बहुत सारी सपोर्टिंग रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप आरटीआई डाल सकते हैं. तो 10-20 रुपए उसका फीस है, और भी आपको बताएंगे. तो बात आता है कि इधर एनी फीस टू सीक इन्फॉर्मेशन, कोई फीस है इसकी. तो फीस टू बी एकम्पनीड विद आरटीआई एप्लीकेशन. तो इस समय 10 रुपए फीस है. In case of the central government department, the 10 rupees cash under the proper receipt, demand draft, banker check, Indian postal order, money order or cash deposited at the designation post office. आप 10 रुपए, मतलब आज के टाइम में तो आजकल ऑनलाइन की बात हो रहा है, डिजिटल बैंकिंग से हम लोग बात करते हैं. तो आप 10 डायरेक्टली भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से उसका पेमेंट कर सकते हैं. तो देयर आर 10 रुपीज उसकी फीस है. ठीक है, क्लियर. तो आपको कि 10 रुपए का आप कैश है, चेक है, जिस माध्यम से भी पे करना चाहते हैं उस माध्यम से 10 रुपए फीस पे करके इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं. हाउ इज योर एप्लीकेशन डील्ड. तो देखो क्या होता है, आप जो भी हम लोग आरटीआई डालते हैं तो एक कहीं ना कहीं आप आरटीआई किसी डिपार्टमेंट में डालेंगे, उसके सब डिपार्टमेंट में डालेंगे. कोई आपको क्वेरी होगी, कभी हम लोग रिक्वेस्ट के लिए डालते हैं, कभी हम लोग कंप्लेंट के लिए डालते हैं, कभी इन्फॉर्मेशन गेन के लिए डालते हैं. तो जैसे आप आरटीआई डालेंगे, आपको एक पीआईओ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, आपको एक अपॉइंट कर दिया जाएगा. उसके बाद आपका नंबर और ईमेल आईडी आता है 1-2 दिन के बाद, जिससे आप आगे का फर्दर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. तो एप्लीकेशन डील कैसे किया जाता है आरटीआई का. तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ऑन ए रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट, एंड इसमें कहते हैं कि इन एनी केस विद इन द 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ द रिक्वेस्ट इधर प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस और मे बी प्रिस्क्राइब्ड और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर एनी ऑफ द रीजन स्पेसिफाई लाइक सिक्योरिटीज, कॉपीराइट एंड द कॉमर्शियल. मतलब कुल मिलाकर है कि आपको आज के टाइम में, अभी की जो बात कर रहे हैं हम लोग, पिछले 5 सालों से 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. जो पीआईओ आपको एक अपॉइंट कर दिया जाएगा, तो पीआईओ आपको एक मेल, ईमेल पर या लेटर आपको एक हार्ड कॉपी भी भेजता है, सॉफ्ट कॉपी भी भेजता है आपको मेल पर. अगर समटाइम्स क्या होता है कि आपकी आरटीआई रिजेक्ट भी हो जाती है, अगर ड्यू टू कोई सिक्योरिटी का, कोई सिक्योरिटी वाली चीज पूछना चाह रहे हैं आप, या किसी का कॉपीराइट है किसी के पास उस पर्टिकुलर चीज का, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो. तो इन सब कारणों की वजह से आपकी आरटीआई की रिक्वेस्ट आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है. अगर आरटीआई की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही है तो ऑफनली, मतलब नॉर्मली 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन आपके घर पर बाय लेटर के द्वारा और आपके ईमेल के द्वारा आपके पास तक ही पहुंच जाता है. देखिए आरटीआई एक्ट का प्रोसेस क्या है. एक सिटीजन हो गया, वो रिक्वेस्ट किया, इन्फॉर्मेशन कॉस्ट हमने बताई दी आपको 10 रुपए है. फिर पीआईओ क्या है, ठीक है. तो पीआईओ हो गया भाई हमारा पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर. रिफ्यूज, समटाइम दे माइट रिफ्यूज ऑल्सो, ठीक है. तो फ्लो चार्ट शोइंग द इन्फॉर्मेशन शेयरिंग द मैकेनिज्म इन्फॉर्मेशन सेल बी प्रोवाइडेड विद इन द 30 कैलेंडर डेज. जो भी 30 आपके वर्किंग डेज होते हैं, उनके इन बिटवीन 30 डेज आपको आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. अगर इन 30 दिनों में नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो आप दोबारा उसके लिए अपील कर सकते हैं. फर्स्ट अपील कर, सिटीजन फर्स्ट अपील कर दिया, ठीक है. उसके बाद आपका ऑर्डर होगा कहीं ना कहीं, फिर फ्लो चार्ट शोइंग फर्स्ट अपील मैकेनिज्म ऑर्डर सेल बी पास्ड विद इन द 30 to 45 डेज. जैसे आपके 30 दिन बीत जाते हैं और 45 दिन से पहले, 30 से 45 दिन के पहले, 45 दिन ना बीते उससे पहले आप, और 30 दिन के बाद, उन 15 दिन के दौरान आप पहली अपील कर सकते हैं कि मेरी अभी तक की इन्फॉर्मेशन गैदर क्यों नहीं आ पाई है. आप पीआईओ को मेल कर सकते हैं. पीआईओ की मेल आईडी और फोन नंबर दोनों दिया होता है जब जैसे हम लोग आरटीआई डालते हैं. उसके बाद हो गया हमारा सेकंड ने आपकी अपील क्या होती है कि फ्लो चार्ट शोइंग सेकंड अपील मैकेनिज्म, नो टाइम लिमिट फॉर पासिंग द ऑर्डर, पेंडेंसी इज वेरी हाई. अगर कहीं समटाइम्स क्योंकि फर्स्ट अपील के बाद भी आपकी आरटीआई नहीं आता है, आपको आरटीआई से इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकती है, तो हम लोग सेकंड अपील भी डाल सकते हैं. सेकंड अपील का कोई टाइम लिमिट नहीं होता, आप कितने दिनों के बाद भी डाल सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं हुई है, ठीक है. तो पहली बार डाला तो 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल गया, उसके बाद फर्स्ट अपील कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट वी कैन गो फॉर द सेकंड अपील. अब वो ये कि डज द इन्फॉर्मेशन कम से कॉस्ट, तो सिंपल सी बात है, वो एक फॉर्मेलिटी है तो लिख दिया. यस, वही आपको एक नॉर्मली आज के टाइम सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, तो ये आपको फिक्स कॉपी, सॉरी आपका
हार्ड कॉपी या कोई फिक्स प्राइस मटेरियल और डिस्क और फ्लॉपी की बात नहीं करना है। आज के टाइम में डायरेक्टली यू कैन अप्लाई ऑन द आरटीआई वेबसाइट, ऑनलाइन आरटीआई की वेबसाइट पे जाइए और इजीली यू कैन अप्लाई द आरटीआई। आप आरटीआई से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो 10 रुपये ही फीस पड़ेगी, उसके अलावा आपको कोई कॉस्ट पे करना नहीं पड़ेगा। अगर पोस्टेज ऑर्डर पोस्टल आपको स्पीड पोस्ट कुछ करना नहीं है आपको। अब बात करते हैं कि आरटीआई एक्ट 2005 अपील में कि व्हाट इफ यू डोंट गेट इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड, अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट किया है वो अगर नहीं मिलता है फिर क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि अगर आप 30 दिन के अंदर इफ यू डोंट गेट प्रॉपर रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी और फ्रॉम इट्स पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर विद इन द 30 कैलेंडर डेज, यू कैन फाइल कंप्लेंट विद द इन्फॉर्मेशन कमीशन और फाइल इन अपील विद द फर्स्ट अपील अथॉरिटीज। मतलब अगर 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पहला, फिर पहला अपील करिए, फिर दूसरा अपील आप कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन फाइल कंप्लेंट और द अपील फॉर लेट रिस्पॉन्स और फॉर डिमांड ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज अनरीजनेबल। तो उस पर लीगल केस भी हम लोग कर सकते हैं अगर आपको 30 दिन के बाद फर्स्ट अपील और सेकंड अपील के बाद आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। तो वेयर एंड द हाउ टू फाइल फर्स्ट अपील, मतलब अगर पहली अपील कैसे फाइल करेंगे मैं आपको बता ही दिया था। तो यू विल हैव टू मूव इन अपील एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड अपील फीस। आपको दोबारा फीस पे करना पड़ेगा। इन महाराष्ट्र इट इज अ कोर्ट फीस स्टैम्प आप 20 रुपीज। ठीक है, अगर महाराष्ट्र की प्रदेश सरकार में आप कोई कर रहा है तो आपको 20 रुपये फीस देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप दोबारा अपील कर रहे हो, फर्स्ट अपील कर रहे हो, तो देयर इज नो फीस। तो फर्स्ट अपील अथॉरिटी इज द ऑफिसर सीनियर टू द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। जो पब्लिक आपका पीआईओ अपॉइंट होता है, इससे सीनियर होता है, बात आप डायरेक्टली आपकी बात वहां तक ही पहुंचेगी। On receipt of your appeal, this appeal authority will call you and the explanation from the IPO, might invite you to hear you and will pass an reasonable order within the 30 to 45 days. ठीक है, तो अगर मान लो 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं हो रही है तो आपकी जो दोबारा आप महाराष्ट्र सरकार के अलावा अगर केंद्र सरकार में कोई आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो, पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। उसके अलावा आपका जो पहले जो पीआईओ अपॉइंट होता था, पीआईओ के ऊपर जो हायर अथॉरिटी होगी, आपको डायरेक्टली सीनियर अथॉरिटीज को आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और सीनियर अथॉरिटी आपको बुला भी सकता है, आपको सुनने के लिए बुला सकता है। आपके सामने क्या हो सकता है कि दे माइट कॉल यू टू, दे माइट हियर यू। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका जो भी मुद्दा होगा अगले 30 से 45 दिन में वो सुलझाने का कोशिश करेंगे। अब आता है कि वेयर इन द हाउ टू फाइल सेकेंड अपील। अगर आप इफ यू नॉट सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स ऑफ द पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एंड द ऑर्डर पास ऑन योर अपील बाय द फर्स्ट अपील अथॉरिटी ऑफ द पर्टिकुलर पब्लिक अथॉरिटी, you can file the second appeal with the state information commissioner or central information commissioner। ठीक है, तो मान लीजिए जो आपने जो आरटीआई डाला उसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया, दूसरी में भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है, दूसरी के बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ आप पहली डाली, उसके बाद आपको फर्स्ट अपील के इवन दो आपको कहीं मीनिंगफुल आप सेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर कर रहा है तो आप सेकंड अपील भी कर सकते हैं। सेकंड अपील आप डायरेक्टली जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होगा उसके पास जाएगी और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होगी उसके पास जाएगी आपके पास। और इसके लिए कोई भी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट नहीं होता है फॉर गेटिंग रिस्पॉन्स ऑर्डर एट दिस लेवल। टू मेनी केसेस आर पाइल्ड अप विद दीज ऑफिसेज। तो इन सब ऑफिसेज में हायर अथॉरिटीज में बहुत सारे केसेस पाइल्ड अप होते हैं, तो इट माइट टेक द लॉन्गर टाइम एज एक्चुअली व्हाट एक्चुअली यू आर एक्सपेक्टिंग। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द सेक्शंस। द आरटीआई एक्ट हैज मोर देन 30 सेक्शंस एंड इट्स सब सेक्शंस आल्सो। In order to get response every time, one must study all sections and amendment in the act from time to time. तो सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 6, 3, 4, 6, 7, 8, 19, 1, 93 और 20 ये सब आए, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अदरवाइज आई विल बी शेयरिंग द पीपीटी ऑफ दिस लेक्चर। सेक्शन 3 में हो गया ऑल सिटीजन ऑफ द राइट। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एज पर सेक्शन 3 क्या, तो भारत का हर सिटीजन के पास राइट है आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन गैदर करने का। सेक्शन 4 में हो गया प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बाय द अथॉरिटीज। सेक्शन 6 हो गया रिक्वेस्ट फॉर द ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 7 हो गया हाउ योर रिक्वेस्ट विल बी ट्रीटेड, आपकी रिक्वेस्ट कैसे ट्रीट किया जा रहा है। सेक्शन 8 हो गया एग्जाम्पशंस, मतलब कौन कौन सी चीजों में एग्जाम्पशन है जहां जहां पार्टी नहीं डाल सकते, तो आगे आपको बताएंगे। सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 फर्स्ट अपील, 19 सब सेक्शन 3 इज सेकेंड अपील, फर्स्ट और सेकेंड अपील आप कर सकते हैं। सेक्शन 20 हमारे पेनल्टीज एंड डिसिप्लिनरी एक्शन की बात करते हैं। अगर आपने कोई गलत चीज के लिए या अगर मान लीजिए उसके सेकंड अपील के बाद भी आपको इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं हो रही है तो व्हाट यू कैन डू, आप पेनल्टीज और डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लीगल केस कर सकते हैं। अब बात करें सेक्शन 4 में कि सेक्शन 4 जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर बाय द अथॉरिटीज, तो पब्लिश विद इन द 124 मैक्सिमम 124 डेज का टाइम मिलता है। तो particular of the organization functions and duties, the power of the duties of its officers and employees,
ठीक है, द प्रोसीजर फॉलोड इन द डिसीजन मेकिंग। तो कुल मिला के आपको मैक्सिमम 120 दिन के अंदर ओवरऑल चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यू हैव टू बी पब्लिश योर इन्फॉर्मेशन, पब्लिश द सिटीजन इन्फॉर्मेशन विद इन द 120 डेज एज पर द सेक्शन 4। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, इसको नहीं डिटेल में जाना। तो कुछ पॉइंट है कि मंथली रिम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय द ईच ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग द सिस्टम ऑफ द कंपनसेशन प्रोवाइड इन रेगुलेशन, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। अब बात करते हैं एज पर द सेक्शन 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर हम लोग आरटीआई नहीं डाल सकते हैं? तो पहला आईबी, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरिएट। तो आईबी और रॉ में आप आरटीआई नहीं डाल सकते हैं। डीआरआई, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, यहां पर हम लोग आरटीआई नहीं डाल सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर। तो आप डायरेक्टरेट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट में भी आप उसमें आरटीआई नहीं डाल सकते हैं, क्लियर। ठीक है, तो डीआरआई वही होता है, डीआरआई तो सुना हुआ ना, डीआरआई डायरेक्टरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंसी की हम लोग बात करते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंसी, उसमें नहीं डाल सकते हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में, एनसीबी में नहीं डाल सकते हैं। एविएशन रिसर्च सेंटर, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में नहीं डाल सकते हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी, इनमें आपका एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर आरटीआई नहीं पड़ सकती। असम राइफल्स, स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो, एसएसबी इसमें नहीं पड़ेगा। स्पेशल ब्रांच सीआईडी, उसमें नहीं, अंडमान निकोबार उसमें नहीं पड़ेगा। द क्राइम ब्रांच सीआईडी सीबी, दादरा एंड नागर हवेली, उसमें नहीं पड़ेगा। स्पेशल ब्रांच लक्षद्वीप पुलिस। तो ये कुछ 8-10 चीजें हैं जहां पर एग्जेम्प्टेड है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां पर आप आरटीआई नहीं डाल सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, कि मतलब अगर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर आप डाल सकते हो, वहां पर भी देयर आर वेरी फ्यू इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी शेयर्ड। पहला होगा कि जहां पर सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की बात होगी, वहां पर हम लोग वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाएगा। प्रिवेंटेड बाय द कोर्ट्स, जो सरकार की कोर्ट्स की चीजें हैं उनकी हो गई। ब्रीचेज ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट की बात करेंगे, वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाएगा। ट्रेड सीक्रेट, आईपीआर, ट्रेड सीक्रेट तो आपको पता ही है, ट्रेड सीक्रेट हम लोग कर देंगे, हम लोग को WTO के दौरान कई बार ट्रेड सीक्रेट हमने पढ़ाया। ट्रेड सीक्रेट और आईपीआर की जो भी चीजें हैं उनको हम लोग शेयर नहीं करेंगे। फिडुसरी रिलेशनशिप्स हैं उनको हम लोग शेयर नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट्स, उनको हम लोग नहीं डिस्क्लोज करेंगे। लाइफ एंड फिजिकल सेफ्टी ऑफ द एनी पर्सन की हम लोग बात करेंगे, कि किसी को पता है इसकी फिजिकल सेफ्टी कैसे है, उसको कौन सी गाड़ी यूज कर रहा है, कैसा खाना खा रहा है, कोई प्राइम मिनिस्टर, हम लोग उन सब चीजों की बात करेंगे, या उनके लाइफ के बारे में बात करेंगे, वो सब चीजों को हम लोग शेयर नहीं करेंगे। इशूज अंडर द इन्वेस्टिगेशन, जो एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर इशूज चल रहे हैं, उन सब चीजों को हम लोग बात नहीं करेंगे। कैबिनेट पेपर्स, जो कैबिनेट पे पेपर्स होते हैं उनको, और इन्वेजन इन द प्राइवेसी, जो भी प्राइवेसी की चीजें हैं, ये 10-12 चीजें हैं जो इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर नहीं करेंगे। तो ये सब एक, ये वाली स्लाइड और ये स्लाइड दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों से पूछा जा सकता है कि कौन कौन चीजें हम लोग शेयर कर सकते हैं, कौन कौन चीजें शेयर, इसके अलावा सब चीजें शेयर कर सकते हैं। और ये सब डिपार्टमेंट है जो एग्जेम्प्टेड है आरटीआई, इन सब जगह आरटीआई नहीं पड़ेगा। उसके अलावा एक ये द आरटीआई एक्ट की इंपॉर्टेंट सेक्शन 3, 4, 6, 7, 8, 19, 20, इतनी सारी चीजों को आप पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द आरटीआई। तो इसमें इतना ही पढ़ना है आपको, आई थिंक, और इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन श्योर मिल जाएगा। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आपको पीपीटी शेयर कर देंगे, पीपीटी भी देख लीजिएगा, तो आपको और उसमें डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब तो आजकल तो सभी जगह पढ़ रहा है प्रांजल, सब जगह आरटीआई डाल सकते हैं अब तो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग 5-10 मिनट में दोबारा जुड़ेंगे, आप लोग जुड़े रहिएगा। साथ में हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से, और आपका फर्स्ट पेपर के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं, और आपका लीगल एस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव से जीएसटी आपको पूरा पढ़ना है। तो हम लोग प्रॉब्ली 10 से 15 से 20 मिनट में जीएसटी स्टार्ट करेंगे, तब तक कि आप अपना जो भी काम हो निपटा लीजिए, एंड वी आर ज्वाइनिंग विद इन द 10 to 15 मिनट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।